चलिए आज स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स, जो कि फिजिक्स का एकदम बेसिक सा चैप्टर है, एकदम स्टार्टिंग से चैप्टर है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में आप दो वर्ड को बहुत ज़्यादा सुनेंगे, बहुत ज़्यादा, रेस्ट और दूसरा है मोशन। ठीक है, रेस्ट और मोशन, इन दोनों वर्ड्स को एक एक बार देख लेते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मोशन किस तरह का हो सकता है। ठीक है, चलिए, रेस्ट मतलब क्या होता है? रुका हुआ, मतलब कोई चीज़ अगर स्थिर है, कोई चीज़ अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, ठीक है, तो वो रेस्ट में आ गया। कोई चीज़ अगर अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट में आ गया, और कोई अपना पोजीशन बदल रहा है समय के साथ तो वो मोशन में आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट आ जाता है इन दोनों के बीच में, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होता है। आप किसी भी एक सिंपल चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? मान लीजिए, अच्छा एक सिंपल सा सवाल है, मान लीजिए एक आदमी, हम ही देखें, हम किसी गाड़ी को देखें रोड पे चलते हुए और बोल रहे हैं कि वो मोशन में है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी मोशन में ही है। ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी रुका हुआ है और हम ही दौड़ रहे हैं, तो हमको वो चलता हुआ दिख रहा है, सिंपल सी बात है, तो वो मोशन में है। अब यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार पॉइंट आता है, रेफरेंस फ्रेम जिसको कहते हैं। ये रेफरेंस फ्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से आप ये एक थोड़ा सा बेसिक है, मैकेनिक्स का काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स है। ये चैप्टर अभी पढ़ लीजिए, और इसी चैनल पे बाकी सब चैप्टर्स भी आने लगेगा धीरे धीरे। फुल कोर्स हम पढ़ाएंगे इसमें, बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पे आप कभी भी आके देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए, रेफरेंस पॉइंट को समझ रहे थे। तो मान लीजिए हम किसी गाड़ी को देखें और हम कहते हैं कि वो गाड़ी जो है चल रहा है। ठीक है, अगर वो गाड़ी चल रहा है, हम देख रहे हैं कि वो गाड़ी मोशन में है, लेकिन हो सकता है कि किसी और के रिस्पेक्ट में वो गाड़ी रेस्ट पे हो। तो अब ये जो किसी और का हम बात किए, वो क्या हो सकता है? वो कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, मतलब गाड़ी के साथ साथ मान लीजिए कोई और गाड़ी चल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो गाड़ी रेस्ट पे हुआ है ना। या खुद जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, वो तो गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में तो गाड़ी रेस्ट पे हुआ है ना, है कि नहीं? अगर उसके रिस्पेक्ट में भी गाड़ी मोशन में हुआ, तब तो स्टेयरिंग उसके हाथ में आ जाएगा, मतलब वो अलग हो जाएगा, गाड़ी आगे चल गया, है कि नहीं? लेकिन वो गाड़ी पे बैठा हुआ है ना, अपने सीट पे स्थिर बैठा हुआ है। ये तो नहीं कि आगे ड्राइविंग सीट पे कुछ देर बाद वो पीछे चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। अपने ड्राइविंग सीट पे वो स्थिर है, तो वो रेस्ट पे है, और गाड़ी उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में हुआ। तो एक ही चीज़ किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हुआ और किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों शब्द हैं ये इंटर रिलेटेड है। मतलब इस दोनों को आपको वेरीफाई करने के लिए, इस दोनों को बताने के लिए कि कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है, आपको एक तीसरा चीज़ भी चाहिए, और उसी तीसरा चीज़ का नाम है रेफरेंस फ्रेम। इस बात को समझिए, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट भी इसको बोलते हैं, और एक और वर्ड यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा ही, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब किसी एक चीज़ के रेस्पेक्ट में यहाँ दिया रहेगा। मान लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एम, या फिर ए, ऑब्जर्वर दिया रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ए क्या है? ऑब्जर्वर है। ए ऑब्जर्वर है। ए क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, या रेफरेंस फ्रेम है, कह सकते हैं। मतलब कि किसके रेफरेंस में पूछ रहा है सवाल। मान लीजिए सवाल पूछा कि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप ये देखिए कि ए ऑब्जर्वर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो भी बताना है अपना आंसर, आपको बी के बारे में बताना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बताना है? ए के रिस्पेक्ट में। तो आपको ए की आंखों से देखना होगा, समझ रहे हैं? आपको ए के बगल में बैठ के आपको देखना पड़ेगा कि बी चल रहा है या रुका हुआ है, तब वो सही जवाब होगा। और एकदम सटीक जवाब के लिए अगला 5 मिनट में आप पूरा अच्छा से समझ जाएंगे कि सटीक जवाब कैसे दें किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में। चलिए, एक ऐड काफ़ी ज़्यादा दे रहा था टीवी पे एक समय में, फॉग वाला, कि क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। कोई भी पूछे ना कि क्या चल रहा है, तो आप बोलिए कि किसके रेस्पेक्ट में, अब से यही बोलिएगा। ठीक है, क्या चल रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में। हो सकता है कि वो आपके रिस्पेक्ट में चल रहा हो, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में रुका हुआ हो। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक ट्रेन है, यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है ए, यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है बी, और ये जो ट्रेन है ना, ये चल रहा है इस तरफ,
ये चल रहा है इस तरफ, ठीक है। अब ये बात हो गया कि चल रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये जो ट्रेन है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस तरफ चल रहा है, उधर ये ग्राउंड है, उधर ये चल रहा है। और यहाँ पे एक पेड़ है ज़मीन पे, समझ रहे हैं, ज़मीन पे एक पेड़ है, ट्री, ज़मीन पे एक पेड़ है। ए क्या किया कि पेड़ को देखा, समझ गया, ए पेड़ को देखा। मेरा क्वेश्चन है कि ए के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए, जो पेड़ है वो रेस्ट में है या मोशन में है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिए। मेरा क्वेश्चन है ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है या मोशन में है, ये अगर बताना है। ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये जवाब तो आप लोग तुरंत दे सकते हैं कि बी क्या है, ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे, क्योंकि ए के सामने ये बैठा हुआ है। अगर ए के सामने बैठा हुआ है तो ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो दोनों रेस्ट पे हुआ ना, है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हुआ। अब पेड़ का अगर बात करते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में पेड़ रेस्ट में है कि मोशन में है, बताइए। ए के रिस्पेक्ट में पेड़ रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर आपका जवाब है रेस्ट तो गलत हो गया। एक बात याद है आपको, हम एक शॉर्ट्स में डाले थे कि एक बच्चा जो आपके सामने, मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हैं, आपके सामने एक छोटा बच्चा बाहर देख रहा है खिड़की से बाहर और बोल रहा है कि वो पेड़ देखिए, वो पेड़ चल रहा है। अब वो बच्चा सही बोला या गलत बोला, तो यहाँ पे वो बच्चा सही बोला, वो पेड़ चल रहा है असल में। अब ये हम क्या बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा पेड़ चल रहा है तो वो उखड़ क्यों नहीं गया, जड़ जो है मिट्टी में रुका हुआ है। अगर पेड़ मोशन में है तो उसका जड़ तो उखड़ जाना चाहिए था ना। देखिए वो उसका जड़ इसलिए नहीं उखड़ा क्योंकि वो ज़मीन को पकड़ा हुआ है और ज़मीन के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, ठीक है, ज़मीन के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। लेकिन वो बच्चा के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है और बच्चा के रिस्पेक्ट में हम लोग सब रेस्ट पे हैं। मान लीजिए बच्चा यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चा है, बच्चा के रिस्पेक्ट में वो पेड़ चल रहा है। यहाँ पर इसका जवाब रेस्ट अगर आप बोलते हैं तो ये गलत है, इसका जवाब होगा मोशन। मोशन सही है, ये पेड़ मोशन में है, बिल्कुल सही, मोशन में है ये पेड़। ए के रिस्पेक्ट में भी पेड़ मोशन में है, बी के रिस्पेक्ट में भी मोशन में है, बच्चा के रिस्पेक्ट में भी ये पेड़ जो है मोशन में है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर ये पेड़ चल रहा है तो मेरा ये लग रहा होगा कि पेड़ उखड़ा क्यों नहीं, तो वो इसलिए नहीं उखड़ा क्योंकि वो ज़मीन पे जो लगा हुआ है ना, तो ज़मीन के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में मोशन में। ये चीज़ समझ गया। तो जब भी क्वेश्चन पूछा गया कि रेस्ट है या मोशन, तो आप पहला क्या देखिए, सबसे पहला बात ध्यान दीजिए कि आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है, या ऑब्जर्वर कौन है, या देख कौन रहा है, ठीक है, ये देखिए। और दूसरा बात आपको क्या देखना है, टारगेट कौन है आपका, ठीक है, टारगेट कौन है। अच्छा यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है, मान लीजिए आसपास में और भी पेड़ है, ठीक है, आपको इस पेड़ के बारे में बोला गया, ये आपका टारगेट है और ऑब्जर्वर कौन है, ए है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट को ही देखना है, तभी आपका जवाब सही होगा। अगर आप सिर्फ टारगेट को देखेंगे तभी सही होगा। आप साथ में ये भी देख लें और इसका जड़ भी देख लिए, मिट्टी भी देख लिए, दूसरा पेड़ भी देख लिए, तो जवाब गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे आप बोल देंगे कि रेस्ट में है, और यही कारण है सबसे बड़ा कि आपका जवाब गलत क्यों होगा। अगर आप दूसरा पेड़ को भी देख लेंगे, मिट्टी को, ज़मीन को भी देख लेंगे, तो आपको लगेगा कि उनके रिस्पेक्ट में इनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है, जबकि ऐसा नहीं है। पोजीशन इसका चेंज कर रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये देखना है ना, इसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है, सिंपल। चलिए इस टॉपिक को अब ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग मोशन के बारे में। तो कोई चीज़ आप लोग समझ गए, 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। विथ रिस्पेक्ट टू कौन, मतलब ऑब्जर्वर कौन है, यानी देख कौन रहा है, और दूसरा कि वो देख किसको रहा है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बताने सीख गए कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है, लेकिन अब अगर आपको पता चल गया कि वो मोशन में है तो उसका मोशन कैसा हो रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है तो कितना देर बाद वो कहाँ पहुँचेगा, और अगर उसका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है
तो कितना देर के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, ये सब कुछ बताना है किसी एक बॉडी के बारे में। आपको पहले ही बता देना है कि वो कब कहाँ रहेगा। ये सब कुछ बताने के लिए कुछ इक्वेशंस होता है, आपको पता भी होगा हम किन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, 9th में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे उसको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस उसका क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्या डेरिवेशन वगैरह करना क्या ज़रूरी है, चाहे तो कर भी सकते हैं लेकिन टाइम बर्बाद होगा, उससे बढ़िया है कि आप सिंपली आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन से अगर डिराइव करना होगा तो वो हम लोग कर देंगे बाद में, अगर मैथमेटिकल फिजिक्स से हम टॉपिक लाएंगे उस चीज़ में, उसमें ये चीज़ बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले उसके पहले समझते हैं कि हमको कुछ कुछ टर्म्स समझना होगा, तभी हम बता पाएंगे किसी के मोशन के बारे में, कंप्लीट यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है या कैसा मोशन है। तो वो कुछ कुछ टर्म्स है जो कि समझना होगा। सबसे पहला, किसी भी चीज़ का पोजीशन, ठीक है, उसका पोजीशन आपको देखना है सबसे पहला। दूसरा, देखिए ये पोजीशन में ही दो चीज़ आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोजीशन में ये दो चीज़ आया। दूसरा आपको देखना है उसका स्पीड क्या है, फिर वेलोसिटी क्या है, फिर एक्सेलरेशन क्या है। एक और चीज़ आ जाता है यहाँ पे, टाइम। ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको समझना है, धीरे धीरे एक एक करके सबको समझेंगे डिटेल में, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। अब पोजीशन तो सिंपल है कि कोई उसका स्थान क्या है, मतलब कि, ठीक है, अगर उसका स्थान बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है तो वो मोशन में है, इसका मतलब समय के साथ अगर पोजीशन बदल रहा है तो मोशन में है। बदल रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में, कोई एक पॉइंट चाहिए हमको, रेफरेंस पॉइंट, उसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है तो वो मोशन में है, ठीक है। चलिए, अब मोशन में है तो किस तरह का मोशन है, एक एक बार इस सबको एक बार पढ़ लेंगे सिंपल छोटे जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, मोशन में है तो किस तरह का मोशन में है, तो मोशन फिलहाल 3 तरह का हो सकता है, लेकिन मोशन को पूरी तरह से अच्छा से बताने के लिए हम लोग को 3 एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उसके अलावा एक रेफरेंस पॉइंट भी तो चाहिए, तो ये रहा रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन मान लीजिए 0,0,0, ठीक है। उसके अलावा एक घड़ी भी चाहिए हम लोग को, जिससे कि टाइम पता चल सके, ठीक है। इतना चीज़ मिल गया। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इनिशियली वो इस पॉइंट पर है ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि 2,2,2 है, ठीक है। ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद घड़ी में टाइम बीता और समय के साथ हम लोग देखें कि वो यहाँ पहुँच गया, कहाँ, 4,2,2, ये दूसरा पोजीशन है b। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका मोशन कैसा हुआ। मेरा सवाल है कि इसका मोशन हुआ तो है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। पहले उसका पोजीशन क्या था, ये था, अब ये है, तो मोशन तो पक्का हुआ है, लेकिन ये मोशन कैसा है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाले की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि इसका मोशन कैसा हुआ है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। आपका जवाब होगा 1 डायमेंशन, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन हुआ। क्यों 1 डायमेंशन, देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशन है, 1 2 3 1 2 3, 3 में से कोई एक डायमेंशन चेंज कर गया। अब देखिए 4th डायमेंशन इसको भी बोला जाता है, और ये डायमेंशन भी ऑब्वियसली चेंज हुआ, क्योंकि बिना समय को चेंज हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ चीज़ ना। फिलहाल नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए समय की चेंज किए बिना ही इसको चेंज करना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ चेंज हुआ है, ठीक है, 1 डायमेंशन चेंज हुआ है इन तीनों में से, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन हुआ। अब देखिए मान लेते हैं कि ये ए था इनिशियल पॉइंट और ये था सी फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये चला गया 3,3,2। तो आप बता सकते हैं ये 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है या 3 डायमेंशनल मोशन है, बता सकते हैं। देखिए
यहाँ पे भी आपका जवाब होगा 1 डायमेंशनल मोशन, जो कि सही है। कुछ लोग का जवाब होगा 2 डायमेंशनल मोशन, ये भी सही है। दोनों चीज़ कैसे सही हो गया अभी बताते हैं। देखिए 2 डायमेंशनल मोशन ये क्यों है, पहले ये ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है। अगर 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है तो सिंपल सी बात है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन 1 डायमेंशनल मोशन जिनका जवाब है वो कैसे हुआ, देखिए ये भी तो कर सकते हैं कि एक्सिस को हम ऐसे घुमा दिए, एक्सिस इसके पैरेलल चला गया, एक्स वाला एक्सिस जो है इसके पैरेलल हो गया, तो अब ये 1 डायमेंशनल मोशन हुआ। ठीक है, तो आप सिंपली ये बात ध्यान दीजिए कि कब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो होता है 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, या फिर किसी भी मोशन को अगर आप 1 डायमेंशन में ला सकते हैं, एक्सिस को घुमाने की छूट है, पूरी खुली छूट है, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन हुआ। अब चाहे जेड भी हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से वो यहाँ तक चला आया सिंपली, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में आया, तो हम एक्सिस को एडजस्ट करके उसको 1 डायमेंशन में ला सकते हैं ना, ला तो सकते हैं, तो वो 1 डायमेंशनली मोशन कहलाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। इसी तरह के मोशन को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब मोशन कैसा हो कि हम उसको रेक्टिलिनियर ना बना सके, 1 डायमेंशन ना ला सके, तो सिंपल है, ए से डी पे आ गया, लेकिन वो कैसे आया, कर्व पे आ गया। ये तो पक्का कौन सा मोशन होगा, 1, 2 और 3 में से 2 ही होगा, ये निश्चित है, समझ गया। अब यही चीज़ वो ऐसे आया है, तो ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यही चीज़ें कुछ स्पाइरल होकर के यहाँ पे आया स्प्रिंग के शेप में, तब वो पक्का 3 डायमेंशनल मोशन होगा, जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, वो आगे हेलिकल पाथ वगैरह क्लास 12th में थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसको उसका ध्यान मत दीजिए। ठीक है, देखिए अगर 1 से डी में आया है, मतलब ए से डी में आया है, ये अगर कर्व है मोशन, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। फिलहाल हम लोग को मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ना है। ठीक है, और साथ में ये जो टाइम है जिसको 4th डायमेंशन कहते हैं, ये साथ में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका यूज़ आएगा आगे वेलोसिटी और स्पीड जब पढ़ाएंगे तब, या एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये समझ गए कि मोशन कैसा हो रहा है, 1D 2D 3D। तो चलिए रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस मतलब दूरी, किन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी, सिर्फ दूरी नहीं, वो डिस्टेंस मतलब होता है रास्ता, किस रास्ता पे हम चले हैं, सिंपल रास्ते की लंबाई, वही होता है डिस्टेंस। ठीक है, हम जिस रास्ता पे चल के आए हैं उस रास्ता का लंबाई ही होता है डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से ये डिस्टेंस चले हैं 4 मीटर का, फिर यहाँ पे मुड़ गए, अब 3 मीटर इस तरफ भी चले गए, और यहाँ पे आके रुक गए, ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, ये कितना होगा बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 5 मीटर हुआ पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर नहीं, वो डिस्टेंस नहीं होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी डिस्टेंस कितना है, रास्ता का लंबाई, मतलब वो चला कितना है, टोटल वो चला कितना है, ये आपको सिंपली देखना है। ठीक है, वो ऐसे थोड़ी चला है, वो तो ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे चला है ना, ऐसे ना चला है, तो वो चल के कितना गया है, वही डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, रास्ता का लंबाई, तो 4 चला है प्लस वो 3 इस तरफ चला है, 7 मीटर चला है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट याद रखिए, सिंपली डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी होता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पकड़िए, उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़िए, वो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ध्यान देते हैं, ये मान लीजिए है 3 मीटर का, ये 2 हुआ, ये भी 2 मीटर हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब यहाँ पे डिस्टेंस बोले तो कितना होगा, फिर से 2 2 4 5 6 7, डिस्टेंस कितना हुआ, वो चला कितना है टोटल, ऐसा थोड़ी कि वो यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गया, वो ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो चला कितना, 2 + 3 + 2 7 मीटर। अच्छा ये मीटर क्या है, तो मीटर ऐसा यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का पता ही होगा, मीटर लेंथ का ऐसा यूनिट है। ठीक है, 7 मीटर हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए वो इनिशियल पॉइंट ये हुआ, फाइनल पॉइंट ये हुआ,
डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों पॉइंट्स को आप इसके स्ट्रेट लाइन से जोड़िए, स्ट्रेट लाइन से, और ये जो लाइन का लेंथ है ना वही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेंथ कैसे निकालें, तो देखिए ये 3 जो है 3 को घसका के यहाँ लेके आए, ये 3 था इसको घसका के इधर ले आए, ऐसा बन जाएगा, इसका लंबाई 3 मीटर हो जाएगा। ये जो 2 था इसको घसका के नीचे ले आए, ऐसा हो गया 2 मीटर। ये पूरा अब कितना हो गया बताइए, 4 मीटर, और ये पूरा 3 मीटर, तो ये फिर से कितना हुआ पाइथागोरस लगाइए, 5 मीटर। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से निकलता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप सिंपली फाइनल पॉइंट्स को और इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, वो आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हुआ, वो हुआ दूरी, टोटल चला कितना है वही दूरी हुआ। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो कितना चला है। एक आदमी जो है यहाँ से पहले 4 मीटर आगे गया, फिर 2 मीटर पीछे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली आकर के रुक गया। ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है। 4 मीटर आगे गया, फिर 2 मीटर पीछे आकर के रुक गया फाइनली। तो हम पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना हुआ, वो चला कितना है टोटल। ऐसा थोड़ी कि वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, नहीं, वो यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर उसके बाद घूम करके यहाँ तक आया है, ठीक है। ये इतना ना चला, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, रुक गया। तो ये कितना हुआ डिस्टेंस, 4 पहले चला है, फिर 2 और चला है साथ में। आप नेगेटिव मत देखिए कि 4 इस तरफ आया फिर 2 इस तरफ आया तो यहाँ पे माइनस करेंगे, नहीं होता है ऐसा। वो चला कितना है, मान लीजिए हम यहाँ पे थे, हम 4 कदम आगे गए, फिर 2 कदम पीछे आ गए, तो हम कदम चले तो हैं, स्टेप्स तो चले हैं ना, टोटल 6 स्टेप्स चले हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना हुआ, 4 + 2 6। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, जो कि कितना है यहाँ पे 2 मीटर का है आंसर। समझ गया। अब इसमें एक चीज़ और टर्म आ जाता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से इसको सीख लेते हैं। मान लीजिए आप आलू लाने के लिए गए हैं दुकान, आलू लाने के लिए दुकान गए, और दुकान में बोले कि हमको 2 किलो आलू दे दीजिए उस तरफ। तो समझ में आएगा उसको, उस तरफ ये वो क्या होता है, 2 किलो आलू ही ना, सिर्फ आलू का वजन ही तो होता है ना। तो 2 केजी आलू, केजी, तो यहाँ पे केजी आप क्या बोल रहे हैं, मास बता रहे हैं उसका, उस आलू का, ठीक है। तो अगर आप मास बता रहे हैं तो मास में कोई डायरेक्शन का ज़रूरत है, डायरेक्शन का कोई भी ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी। अब आपसे कोई पूछे कि आप स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, किस तरफ है, कैसे जाएं, पूरा आपको डिटेल में बताना होगा। तो आप बोल दें स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर है, बोल के भाग गए, तो उससे उसको क्या फ़ायदा हो जाएगा, कुछ नहीं ना। 5 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, और आप बोल दिए कि यहाँ से स्टेशन 5 किलोमीटर है, बोल के चले गए, तो 5 किलोमीटर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस पूरे एरिया में कुछ भी हो सकता है ना। ये पूरे सर्कल में 5 किलोमीटर के रेडियस में जो सर्कल बन रहा है उसके पेरीफेरी पे कुछ भी हो सकता है, जहाँ उसको जाना था। मान लीजिए उसको स्टेशन जाना है, तो स्टेशन इस एरिया में कुछ भी तो हो सकता है। तो उसको कैसे पता चलेगा, उसको आपको साथ में कोई एक एंगल भी देना होगा, या कुछ एक डायरेक्शन तो चाहिए ना उसको, कि आप इतने डिस्टेंस पे जाइएगा, ऐसे चल जाइएगा तो आपको स्टेशन मिल जाएगा। या फिर आप बताएंगे कि आप यहाँ से टेम्पो पकड़िए, वहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से वहाँ जाइए, आपको मिल जाएगा। मतलब पूरा समझाना होगा ना डिटेल में, सिर्फ डिस्टेंस बताने से तो काम नहीं चला, डायरेक्शन भी देना पड़ा आपको साथ में। डायरेक्शन दिए ना, उसको समझाए ना, ऐसे जाइए ऐसे जाइए। तो ये क्या हुआ, जिसमें डायरेक्शन का ज़रूरत है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब कोई सिंपली यही पूछ ही रहा है कि स्टेशन का दूरी यहाँ से कितना है, बस, तो कितना चल के जाना है, 5 किलोमीटर, बस हो गया। तो फिर ये क्या हुआ, डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब वो। तो इसीलिए जिसमें डायरेक्शन का ज़रूरत है वो है वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें नहीं है, जिसमें सिर्फ डिस्टेंस, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल गया, वो क्या है, जैसे 5 किलो आलू, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी।
तो रेस्ट एंड मोशन खत्म हुआ यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बाकी सब चीज़ को भी समझेंगे, फिर इक्वेशंस करेंगे, उसका क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, बहुत सारा चीज़ इसमें करना